आज हम लोग नया अध्याय नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। हिटलर के बारे में आज जानेंगे, जो तानाशाह रहा जर्मनी में 1934 से 1945 ईस्वी तक। इसके पहले हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति में हम लोग किस तानाशाह के बारे में पढ़े थे? फ्रांस की क्रांति में भी एक तानाशाह आता है, उसका नाम क्या था? हिटलर। फ्रांस में भी क्रांति के समय एक तानाशाह आता है, जो पिछला अध्याय में हम लोग पढ़े, उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, उसमें आता ना है नेपोलियन बोनापार्ट। किसी को याद नहीं है? यस सर। हाँ, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आता है। इटली में एक तानाशाह आता है, उसका नाम क्या होता है? इटली के तानाशाह का नाम बताओ। तानाशाह का मतलब क्या हुआ? निरंकुश शासक, जो अपना मन की करे, वो किसी की न सुने। लोकतंत्र में सबों की राय से काम किया जाता है, एक संविधान के अनुसार काम किया जाता है। लेकिन तानाशाह को संविधान से कोई मतलब नहीं है। वह राजा की तरह काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वो राजा नहीं होता है। फिर भी वह राजा की तरह आचरण करने लगता है, उसकी इच्छा ही कानून हो जाती है। तो हम लोग कई तानाशाह के बारे में सुन चुके हैं। तो कौन कौन से तानाशाह के बारे में सुने हैं, थोड़ा सा उसके पहले बारे में ध्यान कर लेते हैं। फ्रांस में था नेपोलियन बोनापार्ट। और इटली में कौन आया था तानाशाह? बेनिटो मुसोलिनी। इटली में कौन आया था? मुसोलिनी। ठीक है। वो किसका जनक था? मुसोलिनी किसका जनक माना जाता है? फांसीवाद का जनक कौन था? फांसीवाद का जनक कौन था इटली में? मुसोलिनी। स्पेन का भी एक तानाशाह का नाम हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में, किसी को याद है? स्पेन में भी एक तानाशाह आया था, फ्रैंको। ठीक है। इसी प्रकार एक तुर्की में भी तानाशाह आया था, उसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। तो इसी प्रकार जर्मनी में भी एक तानाशाह आया था, जिसका नाम था हिटलर, जो कि सभी तानाशाह में सबसे क्रूर तानाशाह का नाम आता है, वह हिटलर का आता है। सभी तानाशाहों में अभी तक जितना नाम लिए, उसमें सबसे क्रूर जो तानाशाह होता है, उसका नाम है हिटलर। क्योंकि वह अपने सभी विरोधियों को और यहूदियों को, करीब 60 लाख यहूदियों को मरवा देता है। इसके अलावा कई एक अपने विरोधियों को मरवा देता है। इसलिए इसका नाम सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में आता है। फ्रांस की क्रांति के समय हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े थे। ठीक है। उसका शासनकाल कब से कब तक था, किसी को याद है? भूल गई? प्रथम कौंसल के रूप में उसका शासन रहा 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक उसका शासनकाल रहा था। नेपोलियन तृतीय के बारे में सर? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। जो ही पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान दो। हमरा नेपोलियन बोनापार्ट में नहीं जाना है, हमको है हिटलर की तरफ जाना है। ठीक है सर? ठीक है। हम हिटलर के क्लास ले रहे हैं, न कि हम नेपोलियन बोनापार्ट का क्लास ले रहे हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे, इसलिए हम चर्चा कर लिए। ठीक है सर। कौन बोल रहे हैं जी? क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? ठीक है। आज हमको जो पढ़ना है वह हिटलर है। आज हम लोग हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर एक तानाशाह था और
नाजी पार्टी का नेता था, वहाँ पर नाजी पार्टी का नेता था और जर्मनी का एक तानाशाह था, जिसका शासनकाल जर्मनी में रहा 1934 से 1945 तक। हिटलर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। एक संक्षेप में पहले हम उसको समझ लेंगे ईस्वी बाईस के अनुसार, उसके बाद उसको डिटेल से फिर देखते हैं कैसे कैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, एक कहानी के रूप में समझेंगे। तो हिटलर का जन्म कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया देश का नाम हम लोग बहुत चर्चा किए हैं। ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में हिटलर का जन्म होता है। ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में 20 अप्रैल 1889 को। तो ये सब जो पॉइंट है ना, उसको लिखते जाना है, जो मेन पॉइंट है, ये सब एक नंबर में सब आ जाएगा। इसको संक्षेप में अभी हम हिटलर का 1934 से 45 तक का सफ़र देख रहे हैं। हालांकि उसके जन्म से ही सफ़र देख रहे हैं मृत्यु तक, उसके जन्म से मृत्यु तक जो महत्वपूर्ण सफ़र है वो हम देखेंगे। तो हिटलर का जन्म है 20 अप्रैल 1889 को। 20 अप्रैल 1889 को जन्म होता है उसको। ऑस्ट्रिया जर्मनी के बगल में था। ऑस्ट्रिया के बारे में हम लोग विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत पढ़े। मृत्यु सर, मृत्यु बाद में बोलेंगे बाबू, पहले सुनो ना। अभी तो सुनते जाओ, मृत्यु तक अभी नहीं पहुंचेंगे। जन्म लिया है तो फिर बड़ा होगा ना, बड़ा होने के बाद लास्ट में मरेगा। हाँ सर। जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में, ठीक है। फिर उसके बाद 1914 ईस्वी में वह जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध में वह एक सैनिक था। वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में क्या था? जर्मनी का एक सैनिक था। वो 1914 में, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, तो उसमें हिटलर भी भर्ती हो जाता है सैनिक के रूप में। क्यों? क्योंकि उसका बचपन जो है ना बहुत गरीबी में बीता था। वह बहुत गरीब आदमी था। उसके 12 वर्ष की आयु में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। 18 वर्ष की आयु में उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद वो मजदूरी करता है, पेंट का काम करता है, इस प्रकार के। उसके बाद फिर उसको और पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है गरीबी की वजह से। उसको कला में बहुत रुचि थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है आगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है? 1914 में वो जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लेता है विश्व युद्ध में। तो जर्मन की तरफ से वो लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में एक सिपाही के रूप में। फिर उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? 1918। हाँ, 1918 में समाप्त हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में वह घायल हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त हॉस्पिटल में वो रहता है। और उसके बाद वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि कब होती है? वर्साई की संधि कब होती है? सब भूल गया? 28 जून 1919 को, ठीक है ना। तो 28 जून, जिसमें बहुत कड़ा शर्त जर्मनी को ऊपर रख दिया जाता है। एक तरह से समझो कि जर्मनी को पंगु बना दिया जाता है। तो 1919 में इसको बहुत इस बात से गुस्सा होती है। वहाँ कौन संधि करता है उस वक्त संधि कौन करता है? जर्मनी की तरफ से। जर्मनी में तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। उस वक्त वहाँ का जो शासक था कैजर विलियम द्वितीय कहाँ भाग जाता है? हॉलैंड भाग जाता है। उसके बाद वहाँ वाइमर गणतंत्र बन जाता है। तो वाइमर गणतंत्र ही उस संधि पर हस्ताक्षर करता है, जिसके कारण वहाँ के बहुत जनता जो है ना, इस बात को लेकर के वाइमर गणतंत्र के विरोधी हो जाती है। कहती है कि वाइमर गणतंत्र अच्छा नहीं किया, ये हमारे देश के प्रतिष्ठा को एकदम मटिया मेट कर दिया। वाइमर गणतंत्र को उस पर साइन नहीं करना चाहिए था। तो उसमें बहुत बड़ा वर्ग, जो जब जर्मनी का जो बहुत बड़ा वर्ग है,
वह नारुष्ट हो जाता है वाइमर गणतंत्र से। उसी में एक हिटलर भी रहता है, उसको बहुत दुख होती है कि ये ठीक नहीं किया वाइमर गणतंत्र। फिर उसके बाद 1919 में क्या करता है, वहाँ एक पहले से एक पार्टी रहती है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। अभी हम मुख्य उसका हम जीवन काल के मुख्य घटना देख रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके डिटेल्स को भी हम देखेंगे। तो 1914 में जर्मन आर्मी ज्वाइन करता है। 1918 में युद्ध समाप्त हो जाता है। 1919 में वर्साई की संधि होती है। उस वक्त वह हॉस्पिटल में भर्ती रहता है युद्ध के बाद। उसके बाद जो हॉस्पिटल से निकलता है स्वस्थ होकर के, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसके बाद इसके जीवन में महत्वपूर्ण घटना घटती है 1923 ईस्वी को। 1923 में क्या करता है, वाइमर गणतंत्र को हम पहले ही बताए कि वाइमर गणतंत्र के खिलाफ होता है। तो यह वाइमर गणतंत्र को तख्ता पलटने का प्रयास करता है, जिसमें इसको जेल भी होती है, 5 वर्ष जेल में भी बिताता है 1923 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1928 में वह चुनाव लड़ता है जर्मन संसद का। जर्मन संसद का नाम है राइखस्टाग। जर्मन संसद का क्या नाम है, राइखस्टाग। ठीक है। तो उसमें वो चुनाव लड़ता है। जो भारत की संसद है उसका क्या नाम है, भारत की जो संसद है उसका क्या नाम है, लोकसभा। लोकसभा के लिए चुनाव होती ना है। ठीक है। तो वहां की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, राइखस्टाग। तो राइखस्टाग के लिए चुनाव लड़ता है। कौन लड़ता है, हिटलर लड़ता है, यानी उसकी पार्टी लड़ती है। तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलता है, उसको मात्र 2.6% वोट मिलता है। कितना मिलता है, 2.6% ही मात्र उसको वोट मिलता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है। उसकी एक विशेषता थी हिटलर की कि वह गरीब घर में भले ही पैदा हुआ था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वह बहुत कुशल वक्ता था। यानी उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं थी। गरीब घर में जन्म लिया था और बचपन में उसकी गरीबी में बीती थी, लेकिन वह उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं थी। वो बहुत अच्छा उच्च कोटि का वक्ता था। वह जब भाषण देता था तो लोगों को प्रभावित कर देता था, उसके अंदर इतनी क्षमता थी। जब वो सैनिक था तो उस वक्त भी वो बहुत बहादुरी से लड़ा था, जिसमें उसको कई पुरस्कार मिला था। असाधारण वीरता दिखाया था जब सैनिक था, इसलिए उसको कई मेडल दिया गया था। और जर्मनी में जो मेडल दिया जाता था सेना को, उसको आयरन क्रॉस कहते थे। तो आयरन क्रॉस से उसको सम्मानित किया गया था। यानी कि गरीब घर में पैदा लिया था हिटलर, लेकिन वो प्रतिभा संपन्न था, हिम्मतगर था और बहादुर था। उसको हम लोग बहादुर कहेंगे हिटलर को। तो 1928 में उसको 2.6% ही मत मिलता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो अपना मेहनत बढ़ा देता है, लोगों से संपर्क करना, अपना भाषण से लोगों को प्रभावित करना, इस प्रकार वो अपना मेहनत करता है। और 1932 में वह राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ता है। चूँकि हम बताए हैं कि उस वक्त वाइमर गणतंत्र था जर्मनी में। तो वाइमर जब गणतंत्र था तो वहाँ पर लोकतंत्र वाला व्यवस्था थी, जिसमें एक राष्ट्रपति होते थे और जो एक प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री को वहाँ क्या कहा जाता था, या अभी भी क्या कहा जाता है वहाँ के प्रधानमंत्री को, हाँ, उसको चांसलर कहा जाता है। ठीक है। तो 1932 में राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ता है, लेकिन इसमें भी उसकी हार हो जाती है हिटलर की। 1932 में भी उसमें हार हो जाती है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा इसको मत मिलता है। इस बार इस मत ज़्यादा मिल जाता है। उसके क्या क्या कारण थे वो आगे हम देखेंगे डिटेल से। अभी हम शॉर्ट जो उसका जो तिथि है उसको ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन घटनाएं घटी हिटलर के जीवन में। फिर उसके बाद 30 जनवरी 1933 को वह चांसलर बन जाता है।
30 जनवरी 1933 को क्या बनता है? चांसलर। और उसके बाद 1934 में राष्ट्रपति और चांसलर दोनों बन जाता है। कैसे बनता है उसको हम लोग डिटेल से थोड़ा देर में देखते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो बतला रहे हैं। और उसके बाद 30 अप्रैल 1945 को जब युद्ध हार जाता है सोवियत, पिछले विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हम पढ़ा रहे थे कि सोवियत संघ की सेना से वो हारना शुरू हो जाता है। कब हारने लगता है? जर्मनी की हार कब शुरू होती है? बोलो, जर्मनी की हार कब शुरू होने लगती है? 1942। हाँ, 1942 से जर्मनी की हार शुरू हो जाती है। किससे हारना शुरू होता है वो? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से स्टालिनग्राद से वो उसकी हार शुरू हो जाती है। तो सोवियत संघ उसको खदेड़ते खदेड़ते पहुंच जाता है जर्मनी तक। जब वो पूरी तरह हार जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है अपने परिवार के साथ, खुद अपना ही गोली मार लेता है अपना मस्तिष्क में। इस प्रकार एक तानाशाह का अंत होता है। और वो तारीख रहती है 30 अप्रैल 1945। वो तारीख कितना रहती है? 30 अप्रैल 1945। इस प्रकार उसका जन्म के बाद मृत्यु, देखो अब जब मृत्यु हो गई तो उसको तो कहानी खत्म हो गई ना। और उसके मृत्यु के साथ ही नाजीवाद विचारधारा का अंत हो जाता है। नाजीवाद विचारधारा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नाजीवाद विचारधारा क्या है। सर 1941। क्या 41? 41 नहीं है, 45 बोल रहे हैं। सॉरी ठीक है सर। 41 नहीं बोल रहे हैं, 45 बोले। 30 अप्रैल 1945 को उसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं। जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना में। ठीक है। 1914 में वह रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनो, सीखने का प्रयास करो और याद करने का प्रयास करो। हमारा क्लास की खासियत है कि हम याद करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम याद करवाने के लिए बैठे हुए हैं। पढ़ाई तो स्कूल में होती है, हम याद करवाते हैं। ठीक है। 1914 में जर्मन आर्मी ज्वाइन करता है। उसको पॉइंट को लिखते भी जाना है। और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। ये क्या है? एक राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी होती ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो राजनीतिक पार्टी जरूरी है, उसके बगैर लोकतंत्र का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत में राजनीतिक पार्टी का नाम बताओ, कौन राजनीतिक पार्टी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस है, भाजपा है। तो इसी प्रकार जर्मन में जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। तो जर्मन 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। इसके प्रतिभा के बदौलत वह अपने प्रतिभा के बदौलत शीघ्र ही जर्मन वर्कर्स पार्टी पर उसका प्रभाव छा जाता है। और बाद में इसका जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल देता है और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख देता है। वही आगे चल करके नाजी पार्टी कहलाती है। 1919 में ज्वाइन करता है। इस अपने प्रतिभा के बदौलत वह शीर्ष पर पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर वह इस पार्टी का नाम बदल देता है और नया नाम इसको रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो मतलब आगे दो शब्द नया जोड़ देता है, एक नेशनल और एक सोशलिस्ट। फिर उसके बाद 19 तक हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1923 में वहाँ की जो गणतंत्र थी, वाइमर गणतंत्र, इसको तख्ता पलट करने का प्रयास करता है। यानी इसको समाप्त करने की कोशिश करता है कि इसको कैसे तख्ता पलट कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसी प्रकार। तो यहाँ पर भी वह तख्ता, लेकिन वह असफल हो जाता है। 1928 में वह जर्मन संसद के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन उसकी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन उसकी पार्टी को मात्र 2.6% मत ही मिलता है। पुनः 1932 में राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी असफल हो जाता है। और 30 जनवरी 1933 को वह चांसलर वहाँ का
बन जाता है और 1934 में राष्ट्रपति और चांसलर दोनों बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1945 को। यहाँ तक हम लोग देखें जन्म से मृत्यु तक उसके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हिटलर की, उसके बारे में देखें। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। अभी तो हम शॉर्ट में निकल गए कि कौन तिथि को कौन घटना घटी। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के व्यू से अभी जो हम पढ़ाए वह कारगर है। अब हम देखेंगे कि ये घटना थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, ये कैसे कैसे घटना घटी, कैसे बन गया चांसलर, कैसे बन गया राष्ट्रपति। ये तो हम बताए नहीं, हम इतना ही बतला रहे हैं कि इतना साल में 1932 में राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ा, फिर 30 जनवरी 1933 को चांसलर बन गया। तो कैसे बन गया वो हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे बन गया। तो पुनः फिर शुरू करते हैं जन्म से। अब हम लोग पुनः जन्म से शुरू करेंगे हिटलर का। तो हिटलर का जन्म कब हुआ, अब तुम लोग बताओगे हिटलर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 को। हाँ, 20 अप्रैल 1889 कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में। हाँ, ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ। और उसके बाद उसके जो आरंभिक दिन थे, हम बतलाए कि बहुत गरीबी में बीती। ठीक है, उसको किशोरावस्था में ही माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। वह उसको कला का प्रेमी था, वो कला का शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह नहीं प्राप्त कर सका गरीबी की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है वो 1914 में जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उस लड़ाई में, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में वह असाधारण वीरता दिखाता है, जिसके लिए उसे कई एक पुरस्कार मिलता है, जिसमें मुख्य पुरस्कार है आयरन क्रॉस उसको पुरस्कार में दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जर्मनी में क्या क्या घटना होती है उसको देखते हैं। जब युद्ध हार जाता है, कब युद्ध हारता है? नवंबर 1918 में। कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से लेकर 1918। हाँ, नवंबर 1918 में जर्मनी जो है वह हार जाता है। तो उसके बाद उसका जर्मन का जो सम्राट होता है कैजर विलियम द्वितीय, वो भाग कर कहाँ चला जाता है? वो हॉलैंड चला जाता है। तो उसके बाद क्या घटना घटती है कि वहाँ पर समाजवादी प्रजातांत्रिक दल जो होता है, उस वक्त सरकार जरूर थी जर्मन में, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक पार्टी भी थी, और जो कि चांसलर वगैरह नियुक्त करती थी, बहाल करती थी। तो उस वक्त समाजवादी प्रजातांत्रिक दल जो है वह फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त करता है। इसका एक संविधान का निर्माण करता है। किस स्थान पर? फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाता है, वही वाइमर स्थान पर संविधान का निर्माण करता है, इसलिए वाइमर गणतंत्र उसका नाम पड़ा। और चांसलर जो संविधान बन गया, गणतंत्र बन गया, तो वहाँ पर चांसलर नियुक्त हुआ कौन? फ्रेडरिक एबर्ट नाम है। फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त करता है। वाइमर गणतंत्र का प्रथम चांसलर कौन हुआ? फ्रेडरिक एबर्ट। हाँ, वाइमर गणतंत्र का प्रथम चांसलर कौन हुआ? फ्रेडरिक एबर्ट। नाम याद करना कठिन रहेगा क्योंकि नाम जर्मनी भाषा में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो जहाँ का जो नाम रहेगा उसी रूप में याद करना पड़ेगा। फ्रेडरिक एबर्ट। तो फ्रेडरिक एबर्ट प्रथम चांसलर बनता है वाइमर गणतंत्र का। और यही वाइमर गणतंत्र जो है फ्रेडरिक एबर्ट, वो उस पर वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करता है। और ये वाइमर गणतंत्र लागू कब हुआ था जर्मनी में? 1923। 23 कहाँ से आएगा? 11 अगस्त 1919 को वाइमर गणतंत्र लागू हुआ था,
11 अगस्त 1919 को, ठीक है। तो वाइमर गणतंत्र बना ना, तो पूरा जर्मनी समाज दो भाग में बट गया। एक जो धारा था जर्मनी समाज का, उसको वो महसूस कर रहा था कि वाइमर गणतंत्र सही है, राजतंत्र समाप्त हो गया, ये गणतंत्र हो गया, लेकिन सही है। लेकिन एक दूसरा धारा था जो इसके खिलाफ था, उसको लग रहा था कि जर्मनी की जो हार हुई है इन्हीं लोगों की वजह से हुई है, ये वाइमर गणतंत्र के समर्थकों के लोगों की वजह से हुई है। ये जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल थी पहले, ये राजा को सही राय नहीं दे रही थी। तो एक धारा ये था जो वाइमर गणतंत्र के खिलाफ था। हिटलर किस धारा में था? समर्थक में, खिलाफ में? हिटलर की वाइमर गणतंत्र के समर्थक था कि खिलाफ था? खिलाफ में। हाँ, हिटलर के खिलाफ में था। उसको कहना था कि नहीं, ये वाइमर गणतंत्र सही नहीं है। तो वाइमर गणतंत्र के समर्थक कौन थे? तो वाइमर गणतंत्र के समर्थक थे जो समाजवादी थे, जो कैथोलिक थे, कैथोलिक जो मतबे किए हैं, डेमोक्रेट्स थे, जनतंत्रवादी थे, यानी लोकतंत्र को चाहते थे कि नहीं लोकतंत्र रहे, वो लोग समर्थक थे। लेकिन और बहुत लोग जो थे, और जैसे राजनेता थे, सेना थी वहाँ, वो सब जो इसका जो है विरोध कर रही थी कि नहीं ये सही नहीं है। तो ये लोग राष्ट्रीय सम्मान की मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि वाइमर गणतंत्र वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर करके वह सही काम नहीं किया है। तो दो धारा में बट गई जर्मन की जनता। एक धारा हो गया जो वाइमर गणतंत्र का समर्थक हो गई, और दूसरा धारा जो हो गया वाइमर गणतंत्र का विरोधी हो गई। और हिटलर जो है वाइमर गणतंत्र का विरोधी था। अभी तक इतना ही हम देखे हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है जर्मनी में, जिससे के बाद जर्मनी की जनता दो भागों में बढ़ जाती है। एक है कि वाइमर गणतंत्र का समर्थक, और एक है कि वाइमर गणतंत्र का विरोधी। जो लोकतंत्र या समाजवादी विचारधारा के थे वो वाइमर गणतंत्र के समर्थक थे, लेकिन जो राजनेता थे उस वक्त वो बहुत विरोध कर रहे थे कि नहीं, वाइमर गणतंत्र ही हमारी प्रतिष्ठा को खत्म कर दी है, यही राजा को गलत राय दी है, और यही जाकर के वर्साय की संधि पर साइन कर दी है। हालांकि वर्साय की संधि पर साइन करना मजबूरी थी, वो साइन करना ही था, लेकिन फिर भी दोष दिया जा रहा था। और हिटलर भी वही काम किया। हिटलर भी इस भावना को पूरा भड़काया, लोगों को बहकाया। बोलने में तो चतुर था ही, कुशल वक्ता था, लोगों को भड़काया कि ये वाइमर गणतंत्र है जो देश के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है, इसको हटना चाहिए। तो उसके बाद जब ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था तो हिटलर घायल हो गया था। तो उस वक्त तो अस्पताल में भर्ती था। वर्साय की संधि जब हो रही थी उस वक्त कहाँ था हिटलर? हॉस्पिटल में। जब उसको पता चला कि वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ है तो उसे बहुत क्रोध आया, और वह पार्टी जो राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यहाँ से उसका जो सफ़र जो है, यहाँ से सफ़र राजनीतिक शुरू होता है। अभी तक क्या था? वो हिटलर एक सैनिक था, अभी तक हिटलर एक सैनिक था, और यहाँ से सफ़र शुरू होता है, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है। वो राजनीति ज्वाइन करने के उसको निश्चय किया, और उसके बाद 1919 में ही वह जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लिया। उस वक्त जो वहाँ जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया। और ये जो वाइमर गणतंत्र थी वहाँ बनी थी, उसको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से लोग पुकारते थे। कौन पुकारते थे? जो वाइमर गणतंत्र के खिलाफ थे। जो वाइमर गणतंत्र के खिलाफ थे वो लोग वाइमर गणतंत्र के समर्थकों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते थे। नवंबर क्रिमिनल के नाम से क्यों पुकारते थे? क्योंकि नवंबर में ही हार हुई थी जर्मनी की,
जर्मनी की हार कब हुई थी? नवंबर में ही। युद्ध समाप्त कब हुआ था? नवंबर में ही। 11 नवंबर युद्ध समाप्ति का हस्ताक्षर कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। इसलिए उसको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते थे। कौन किसको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारता था? बतलाओ, कौन किसको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारता था? किसी को समझ में आई बात? वाइमर गणतंत्र के विरोधी जो थे, वह वाइमर गणतंत्र के समर्थकों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इन्हीं लोग की वजह से हमारी हार हुई है। ये जो लोकतंत्रवादी लोग हैं, इन्हीं लोग की वजह से हमारी हार हुई है। जो गणतंत्र के समर्थक हैं उसको क्या कहता था? नवंबर क्रिमिनल्स। तो हिटलर इसी असंतोष का फायदा उठा करके तानाशाह बनता है। जर्मनी के हारने के बाद वहाँ जो जनता दो भागों में विचारधारा में बंट जाती है, एक वाइमर गणतंत्र का समर्थक और एक वाइमर गणतंत्र का विरोधी। तो ये जो दो भाग में बढ़ती है जनता, वहाँ इसी का दोनों के बीच की जो गैप रहता है, दुश्मनी रहती है, इसी का फायदा उठा करके हिटलर तानाशाह बन जाता है। तो सबसे अब उसका राजनीतिक जब जीवन की तरफ बढ़ते हैं, सैनिक जीवन तो वहीं पर हॉस्पिटल तक कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद हिटलर के राजनीतिक जीवन को देखते हैं। थोड़ा सा इसमें भी समझना कठिन रहेगा। जितना विश्व युद्ध है, विश्व इतिहास है, उसमें थोड़ा सा उसमें कठिनाई रहेगा। थोड़ा सा उसको उसमें कुछ नए नए शब्द हैं और कुछ घटनाक्रम इस तरह से हैं कि एक एक करके हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाए। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कब करता है हिटलर? 1919। हाँ, 1919 हाँ। क्यों करता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि वर्साय की संधि से वह असंतुष्ट हो जाता है। उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। हिटलर, ये अलग बात है कि बाद में क्रूर शासक तानाशाह बना, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। वह देश के लिए कुछ करना चाहता था। तो जैसी वर्साय की संधि होती है जिसमें जर्मनी को पंगु बना दिया जाता है, यह हिटलर से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसको लगा कि अब हमको सैनिक रहकर नहीं, हमको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और देश को तो तभी संभाल सकते हैं जब राजनीति में प्रवेश करेंगे, वहाँ के चांसलर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तभी ना। एक सिपाही रह करके इतना बड़ा कुछ करना संभव नहीं ना था। एक सिपाही रह करके तो नौकरी कर सकता था। तो ये निर्णय लिया कि हमको राजनीति में आना चाहिए। तो सबसे पहला राजनीतिक जीवन का शुरुआत कैसे होती है? पार्टी ज्वाइन करने से। तो पार्टी ज्वाइन किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और उसके बाद क्या किया? इस पार्टी पर ही बहुत मेहनत करने लगा। इसको पुनर्गठन किया और इस पर काम किया, इसमें बहुत अपना मेहनत किया। और उसके बाद जैसे ही इसका मेहनत देख करके इसको हेड बना दिया उस पार्टी का। अब उसका नाम, तब जो हेड बन गया पार्टी का, तो उस नाम बदल दिया। उसको नाम बदल के क्या नाम रखा? नया नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। कहानी थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको आसान से दिमाग में बैठा सके। तो 1919 में क्या करता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अपने प्रतिभा के बदौलत उस पार्टी में ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है और उस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखता है। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से विख्यात होती है। और हिटलर इस दल का फ्यूहरर बन जाता है। अब फ्यूहरर देखो शब्द आ गया। ये फ्यूहरर क्या है? तो फ्यूहरर कुछ नहीं है, नेता है। नेता को फ्यूहरर कहते हैं। जर्मनी में नेता को क्या कहा जाता था? फ्यूहरर। तो यही सब पढ़ने में थोड़ा बहुत कठिनाई होती है
लेकिन हम समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फ्यूहरर मतलब लीडर। लीडर, फ्यूहरर मतलब हुआ लीडर, और हिंदी में बोलेंगे तो नेता। तो हिटलर क्या बन गया? हिटलर फ्यूहरर बन गया किसका? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का, यानी कि हेड। ठीक है। उसके बाद 1919 तक पहुंच गए। उसके बाद हम बतलाए थे थोड़ा देर पहले कि 1923 में कौन घटना घटती है, जो बतलाओ। 1923 में कौन घटना घटती है? कोई लिखा होगा तो बताएगा। वर्साई की संधि। नहीं, वर्साई की संधि तो वो कहानी आगे बढ़ गई। वर्साई की संधि 1923 में होती है कि 1919 में होती है? 28 जून 1919 को न होती है। 1923 में हम बताए थे ना कि वाइमर गणतंत्र, नहीं याद है तो सुनो। 1923 में वाइमर गणतंत्र, सुनो सुनो ना, हम बोलते हैं क्या। 1923 में हिटलर वाइमर गणतंत्र को तख्ता पलटने का प्रयास करता है। एक उस वक्त एक जनरल और राजनीतिज्ञ होते हैं, उनका नाम रहता है लुडेनडॉर्फ। एक जनरल थे, जनरल होता है सैनिक में, पहले जनरल थे, बाद में राजनीति ज्वाइन कर लिए थे। उनका नाम था लुडेनडॉर्फ। तो लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वहाँ के जो वाइमर गणतंत्र थी उसको समाप्त कर देने के प्रयास किया था ये हिटलर 1923 ईस्वी में। हम बताए थे ना कि आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ देर पहले हम बताए थे कि 1923 में हिटलर वाइमर गणतंत्र का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। अब हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 1923 में एक जनरल राजनीतिज्ञ थे लुडेनडॉर्फ, उसके साथ मिल करके वो तख्ता को पलटने का प्रयास किए थे, जिसमें असफल हो गए थे और हिटलर पकड़ा गया था और इस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था। जबकि था देशभक्त, हिटलर था देशभक्त, लेकिन इसका जो रास्ता जो था वह उग्र था, उग्र राष्ट्रवाद वाला था। इसका जो रास्ता जो था उग्र राष्ट्रवाद वाला था देशभक्त, लेकिन एक देशभक्त पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, वह जेल में रहता है, लेकिन फिर जेल से छूट भी जाता है, लगभग 5 वर्ष रहता है। और जेल में ही जब वो रहता है तो अपना एक आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा समझ में आता है किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में जान समझ गए, ये तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। ऑटोबायोग्राफी, जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। क्या? अपना जीवन परिचय। जब वो व्यक्ति खुद लिखेगा तो उसको आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। तो वह जेल में आत्मकथा लिखता है। उसका नाम क्या होता है? उस पुस्तक का नाम होता है मेन कैम्प। तो मेन कैम्प भी सुनने में कुछ नया लग रहा होगा सबको। तो मेन कैम्प का हिंदी होता है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष, मेन कैम्प, ये हो गया जर्मनी। जर्मन भाषा में इसको हम बोलेंगे मेन कैम्प। मेन कैम्प मतलब क्या हुआ? मेरा संघर्ष। ठीक है। तो जेल में जो पुस्तक लिखता है आत्मकथा, उसका नाम क्या है? मेन कैम्प। मेन कैम्प। मेन कैम्प यानी मेरा संघर्ष। इसमें वह जनतंत्र के विरोध में लिखता है। जनतंत्र इसके नज़र में अच्छा नहीं रहता है। इसकी जो सोच है, जो धारा है, सोचने की जो तरीका है, ये जनतंत्र को देश के लिए अच्छा नहीं मानता है। इसको लगता है कि क्यों नहीं मानता है कि अभी के समय में दुनिया में अधिकांश देशों में जनतंत्र ही है, और जनतंत्र, लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है अभी के समय में। लेकिन उस वक्त यूरोप में जनतंत्र नई अवधारणा थी। इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता था कि इससे इस शासन किया जा सकता है, देश को सुधारा जा सकता है, देश को आगे ले जाया जा सकता है। इस पर उस वक्त बहुत कम लोगों को यकीन होता था। ठीक है। अभी कहीं राजा भी है तो वहाँ नाम मात्र का राजा है। जैसे लंदन में है, राजा है, नाम मात्र का ही राजा है।
वहाँ भी संसद है, लोकतंत्र ही एक तरह से है। तो उसी प्रकार अब अधिकांश देशों में ये बात है, लेकिन उस वक्त लोकतंत्र और जनतंत्र एक नई विचारधारा थी, तो इस पर लोगों को उतना यकीन नहीं होता था। तो उसी में एक था हिटलर भी, उसे महसूस होता था कि लोकतंत्र और जनतंत्र जो है ना, यही बहुत खराब चीज़ है, इसको देश में नहीं होना चाहिए। तो देश में क्या होना चाहिए? तो इसके विचार, हिटलर के विचार के अनुसार देश में तानाशाह होना चाहिए। हालांकि बाद में वहाँ की जनताओं को भी महसूस होने लगा था कि लोकतंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र ही हम लोग को प्रतिष्ठा को हनन कर दिया, वर्साय के संधि कर लिया और हमको इतना नुकसान पहुंचवा दिया, जे देश में कोई तानाशाह होना चाहिए। तो वहाँ के बहुत जर्मनी लोगों को ये ऐसा सोचने लगी थी। जर्मन की जनता इस तरह सोचने लगी थी कि नहीं, देश में तानाशाह की ज़रूरत है, कोई तानाशाह ही है जो पुरानी प्रतिष्ठा हमारी लौटा सकती है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका जो हनन हुआ था। ठीक है, तो मेरा संघर्ष में हिटलर क्या लिखता है, इस जनतंत्र के विरोध में लिखता है और बहुत आलोचना करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो जेल से निकलता है तो पुनः नाजी पार्टी को अपना समय पूरा देना शुरू कर देता है, उसके संगठन में काम करना शुरू कर देता है और नाजी पार्टी के कार्यक्रम और उसके भाषण इत्यादि में वह संलग्न हो जाता है और उसके मेहनत से, हिटलर के मेहनत से नाजी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और यह बहुत पॉपुलर पार्टी बन जाती है जर्मनी में। हिटलर के मेहनत से और प्रतिभा के बदौलत यह बहुत पॉपुलर पार्टी बन जाती है। हम पहले बता चुके कि जो हिटलर था वो भाषण देने में बहुत कुशल था, वह एक कुशल वक्ता था, वो बहुत अच्छी तरह भाषण देता था और उसका एक सहयोगी प्रचारक था, वो कई प्रचारक को भी रख लिया। उसका एक प्रचारक था सहयोगी, उसका नाम था गोबुल्स। प्रचारक किसको कहें? जो प्रचार करे, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करे। तो जो नाजी पार्टी के एक प्रचारक था उसको मिल गया था गोबुल्स, और गोबुल्स का सिद्धांत था कि झूठी बातों को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। गोबुल्स का एक सिद्धांत था कि झूठी बातों को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए, यानी कि उसको कहने का आशय था कि हम झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोगों को लगने लगेगा कि यही सत्य है। तो अपने भाषणों में झूठी बातें बोलता था और प्रोपेगेंडा फैलाता था। प्रोपेगेंडा का मतलब झूठा प्रचार कि यह वाइमर गणतंत्र कुछ नहीं कर रही है, इस जर्मन को यदि और ऊपर ले जाना है तो इस वाइमर गणतंत्र को हटाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से वह उस भाषण देता था और चूँकि बोलने के कला में निपुण था, इसलिए इसका प्रभाव भी लोगों पर बहुत पड़ता था। ये अपने पार्टी के लिए झंडा तैयार किया, उसका रंग लाल था और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उस पर क्या चीज़ का चिन्ह बना हुआ था? स्वास्तिक का, वही स्वास्तिक जो हम लोग हिंदू धर्म में पवित्र चिन्ह माना जाता है, स्वास्तिक का शुभ चिन्ह माना जाता है, वही वैसा ही था। स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जो आज वहाँ बैन है। स्वास्तिक का चिन्ह जर्मनी में आज के समय में क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उसके झंडा कैसा था? नाजी पार्टी का लाल रंग का झंडा था। हाँ, लाल रंग का झंडा था जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। हालांकि हम लोग के लिए स्वास्तिक बहुत शुभ है, तो वह स्वास्तिक का चिन्ह उस वक्त बनाया था। तो इसके प्रभाव से अधिक लोग पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दिए और इसके पार्टी की शाखाएं पूरा जर्मनी में खुल गई और इसी को हिटलर को ही पूरा जनता जो है ना अपना उद्धारक के रूप में देखने लगी, मसीहा के रूप में देखने लगी। ठीक है, और हिटलर को साधारण जनता, उद्योगपति, जर्मन देशभक्त और भूतपूर्व सैनिक, चूँकि सैनिक था पहले, तो सभी सैनिकों का समर्थन और सहयोग मिला। ऐसी सोच भी थी सैनिक वाली ही कि बंदूक के बदौलत ही कुछ किया जा सकता है।
तो इसको भरपूर समर्थन मिला, साधारण जनता का, उद्योगपतियों का, जर्मन देशभक्तों का, भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, सभी का समर्थन मिला। और इस प्रकार हिटलर जर्मनी में पॉपुलर हो गया। जब पॉपुलर हो गया, इसकी पार्टी पूरा जर्मन में स्थापित हो गई, तो उसके बाद ये और अगला कदम उठाएगा। तो अगला कदम क्या उठाता है उसके बारे में डिटेल से दूसरे दिन पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग का समय पूरा हो गया है। ज़्यादा पढ़ाना ही बहादुरी नहीं है, या ज़्यादा एक समय पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन फिर दिमाग से ऊपर बातें जाने लगेगी। हमारे प्रयास होती है कि याद हो जाए अधिक से अधिक। हमारा जो प्रयास है कि वो अधिक से अधिक याद हो जाए। तो आज जो हम पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़े। तो आज हम पढ़े कि हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था और नाजी पार्टी का फ्यूहरर था। फ्यूहरर मतलब नेता। वो नेता था जिसका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रौना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। ठीक है, वह 1914 में जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लेता है और आर्मी में वो बहुत बहादुरी दिखाता है, जिसके कारण उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में हार होने के बाद वहाँ पर जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है और 28 जून 1919 को वाइमर गणतंत्र वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करता है। उस समय हिटलर हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। वर्साई की संधि सुनकर उसे बहुत रोष होता है, बहुत क्रोधित होता है वह, और पार्टी ज्वाइन करने का निश्चय करता है। और उसके बाद 1919 में ही वह जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र के स्थापना, वाइमर गणतंत्र की स्थापना होने के बाद वहाँ जनता दो भागों में बढ़ जाती है। एक है जो वाइमर गणतंत्र के समर्थक रहती है और एक धारा वाइमर गणतंत्र का विरोधी रहती है। तो वाइमर गणतंत्र के समर्थकों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाता है और इस विचारधारा को हिटलर बढ़ावा देता है। और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद उस पार्टी में अपना स्थापना कर लेता है। ठीक है, वह अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है जर्मन वर्कर्स पार्टी पर। फिर उसके बाद उस पार्टी का नाम बदल करके वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है। आवाज जा रही है ना? हाँ सर। ये कौन राम कुमार है जो स्क्रीन शेयर कर रहा है? चुपचाप सुनते रहना है, ज़्यादा ये सब करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखें कि वह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रमुख नेता बन जाता है। 1923 में लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वो सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। उसको जेल हो जाती है। जेल में ही वह आत्मकथा लिखता है। उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम क्या रहता है? मेरा संघर्ष। हाँ, मेरा संघर्ष उसका नाम रहता है, मेरा संघर्ष। और उसके बाद इसके मेहनत से नाजी पार्टी बहुत लोकप्रिय हो जाती है। जेल से निकलने के बाद नाजी पार्टी पर बहुत मेहनत करता है और अपना विचार को पूरा जर्मनी में फैलाता है, जिससे नाजी पार्टी बहुत लोकप्रिय हो जाती है। और नाजी पार्टी का एक झंडा होता है जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। और लोगों को फिर लगने लगता है कि यह हिटलर ही हमारा उद्धार करेगा। इसी के नेतृत्व में ही जर्मनी का भाग्य बदला जा सकता है और खोया हुआ सामान वापस पाया जा सकता है। और शेष हम दूसरे क्लास में देखेंगे।
इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।